हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल डिफेक्टो क्लासेस। डियर स्टूडेंट्स, आज की वीडियो के अंदर हम करने वाले हैं एक्सरसाइज 2.2। इससे पहले की वीडियोस में हम इस एक्सरसाइज का जो बेसिक इंट्रोडक्शन है, बेसिक कंसेप्ट है, वो कंप्लीट कर चुके हैं। तो आज शुरुआत करते हैं एक्सरसाइज 2.2 की। तो डियर स्टूडेंट्स, वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आपको वीडियोस हमारी पसंद आती हैं तो वीडियोस को आप लाइक करके जाया करें, कमेंट में अपने रिव्यू दें और चैनल से अपडेटेड रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि वीडियो डलते ही सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक आए। तो शुरुआत करते हैं एक्सरसाइज 2.2 की। जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है वो बोर्ड पर आपके सामने है। तो यहाँ पे है वेरीफाई दी फॉलोइंग। कुछ रिजल्ट यहाँ गिवन है जिनको आपने वेरीफाई करना है। जैसे फर्स्ट है, बड़े सिंपल से रिजल्ट है, लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट। अगर n इनफाइनाइट को अप्रोच करेगा तो ये जो वैल्यू है ये 2/3 होगी। ये हमें प्रूव करना है भी। तो फर्स्ट में देखिए, यहां से लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट है। अब इस टाइप के क्वेश्चंस के अंदर हमें करना क्या होता है कि जो n की मैक्सिमम पावर है उसको हमें कॉमन ले लेना है भी। अब कॉमन कैसे लेंगे? जैसे ऊपर से n स्क्वायर हमने कॉमन ले लिया, न्यूमरेटर में से n स्क्वायर कॉमन लिया तो यहाँ से 2 बचा, माइनस और यहाँ से 5/n स्क्वायर बच गया भी। अपॉन डेनोमिनेटर में से भी बड़ी पावर n स्क्वायर है तो n स्क्वायर कॉमन लेंगे, n स्क्वायर कॉमन यहाँ से 3 बचा प्लस 7 क्या हो गया, n बचा भी। अब यहाँ से देखिए, अगर n टेंड्स टू क्या हो जाए, इनफाइनाइट हो जाए, यहाँ n स्क्वायर से तो n स्क्वायर क्या हो गया, कैंसिल। n की जगह जब इनफाइनाइट पुट करोगे तो ये 2 तो एज इट इज रहेगा, माइनस ये 5/इनफाइनाइट का स्क्वायर ये क्या हो जाएगा, 0, और यहाँ ये 3 एज इट इज रहेगा, और ये 7/इनफाइनाइट ये भी क्या हो जाएगा, 0, यानी कि ये क्या आ गया 2/3। तो दिस मीन्स ये 2/3 रिजल्ट चाहिए था तो ये कंप्लीट हुआ। अब उसके बाद नेक्स्ट देखिए, लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट जो सेकंड है 3n - 5/4 - 2n। इसमें भी सेम एज इट इज करना हमने कि लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट है। तो दिस मीन्स मैक्सिमम क्या है, n की पावर 1 ही है तो यही कॉमन ले लेते हैं, n कॉमन ले लेते हैं। n कॉमन लेंगे तो यहाँ से 3 बचा, n कॉमन लिया तो 5/n बचा भी। क्योंकि डिवाइड में n बचाना जरूरी है, क्योंकि डिवाइड में जब इनफाइनाइट जाता है तो वो क्या कर देता है, 0 कर देता है। ऐसे ही डेनोमिनेटर से भी n कॉमन लेंगे तो यहाँ से क्या बचेगा, 4/n और माइनस का 2, n से n कैंसिल आउट। अगर लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट होगी तो यहाँ से क्या बचेगा, 3 माइनस ये क्या हो जाएगा 0, और ये 4/n ये 0 हो जाएगा और माइनस का 2। दिस मीन्स 3 में माइनस का 2 तो माइनस का 3/2 जो कि हमारी राइट साइड थी। तो इस तरीके से इसको सोल्व करेंगे। अब नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट भी सेम एज इट इज है, जो इसका थर्ड पार्ट है उसमें भी हमें देखो सबसे बड़ी जो पावर दिख रही है वो क्या है, 2n⁴ है। तो n⁴ कॉमन लेंगे तो यहाँ से लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट और n⁴ ऊपर से लिया कॉमन तो यहाँ से बचा 2 माइनस यहाँ 7/n बचेगा, एक पावर नीचे रहेगी, यहाँ 3/n स्क्वायर बचेगा क्योंकि पावर 4 कॉमन ली है, और यहाँ से माइनस में 4/n की क्यूब बचेगा और प्लस 5/n⁴ बचेगा भी। अपॉन ऐसे ही डेनोमिनेटर से भी n⁴ कॉमन, यहाँ 3 बचा प्लस 5/n बचा प्लस 9/n स्क्वायर बचा प्लस 2/n³ और 7 के साथ तो कुछ था ही नहीं तो n की पावर 4 बचा। यहाँ n की पावर से 4 से ये कैंसिल हुआ, पावर 4 से पावर 4। अब देखो 7/n ये भी 0 हो जाएगा, जब n की वैल्यू इनफाइनाइट करोगे सारी टर्म 0 हो जाएगी, यहाँ से 2 बचेगा, यहाँ से क्या बचेगा 3। तो सिंपली ये क्या हो गया आपका 2/3। राइट साइड भी आपकी क्या थी, 2/3। तो इस तरीके से इस टाइप के जितने भी क्वेश्चन आते हैं जिसमें n की पावर इस तरीके से गिवन हो, n टेंड्स टू इनफाइनाइट इसके इक्वल प्रूव करो, तो उसका एक ही तरीका है कि जो लार्जेस्ट पावर है भी, जो लार्जेस्ट पावर है उसको आपने क्या ले लेना है, कॉमन ले लेना है। लार्जेस्ट पावर को कॉमन लेके बाहर कैंसिल आउट कर दो और बाकी जो बचेगा वो 0 हो जाएगा। अगर कोई कांस्टेंट बचता है तो वही हमारा क्या होगा, आंसर होगा। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर सेकंड, वो है यूजिंग स्क्वीज प्रिंसिपल सो दैट। ये दो रिजल्ट मैंने यहाँ लिख लिए, इनको हमें शो करना है भी, लेकिन कंडीशन ये है कि आप स्क्वीज प्रिंसिपल का यूज करोगे। अब स्क्वीज प्रिंसिपल का यूज कैसे करना वो देखिए। जैसे फर्स्ट है, इसमें हमें प्रूव करना है कि लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट 1/n² + 1 का रूट है, फिर n² + 2 है, n² + 3 है, सो ऑन n² + n है। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि ये जो डेनोमिनेटर है ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखा हुआ है भी। पहले सबसे छोटा
छोटा है, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा और फिर उससे बड़ा, सो ऑन लास्ट तक चलता जा रहा है, क्योंकि लास्ट में n² प्लस n होगा। अब आपको ये पता होना चाहिए कि जैसे जैसे डेनोमिनेटर इंक्रीज होता है वैल्यू क्या हो जाती है, डिक्रीज, क्योंकि ऊपर देखो हर जगह क्या है 1। अब एक तो आप 1 को 1 से डिवाइड करो 1 ही आएगा, एक 1 को 2 से डिवाइड करो हाफ हाफ हो जाएगा, फिर 1 को 3 से डिवाइड करो, 4 से डिवाइड करो, 5 से डिवाइड करो। यानी कि जैसे जैसे डेनोमिनेटर इंक्रीज होगा तो वैल्यू, ओवरऑल जो वैल्यू है वो क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। यानी कि हम यहां से क्या आइडिया लगा सकते हैं कि जो स्टार्टिंग वाली ये फर्स्ट टर्म है ये सबसे बड़ी है, क्योंकि डेनोमिनेटर क्या है, सबसे छोटा है। आगे डेनोमिनेटर बड़ा होगा, फिर ये छोटी होगी, फिर छोटी, लास्ट वाली क्या होगी, सबसे छोटी होगी। तो हमें इसको प्रूव करना है 1 के इक्वल। तो हम मान लेते हैं लेट कि ये an है, कि ये जो अंदर लिखा है ना 1/√n² प्लस 1 प्लस 1/√n² प्लस 2 सो ऑन, ये लास्ट में है 1 डिवाइड में n² प्लस n का अंडर रूट, ये क्या मान लिया an है। तो यहां से हम देख पाते हैं हेयर जो an है हमारा वो ग्रेटर देन इक्वल टू रहेगा। अब वो ग्रेटर देन इक्वल टू क्या रहेगा, मैंने बताया था सबसे बड़ी टर्म है, फिर छोटी, लास्ट वाली ले लेते हैं। लास्ट वाली सबसे छोटी है उसको n टाइम्स लिख देते हैं, यानी कि 1/√n² प्लस n प्लस 1/√n² प्लस n प्लस सो ऑन, ये क्या लिख देते हैं लास्ट में भी हम 1/√n² प्लस n, यानी कि टोटल मैं इधर वैसे लिख देता हूं n टाइम्स लिखा गया है अभी, ठीक है ना, क्योंकि ये टोटल n टर्म थी लास्ट में, देखो 1 2 3 सो n तक। अब सबसे लास्ट वाली टर्म को हमने n टाइम लिख दिया, क्योंकि सबसे लास्ट वाली टर्म सबसे छोटी टर्म थी। यानी कि जैसे अगर मान लें ये 1 है, ये 1/2 1/3 ऐसे सपोज करें, तो ये सबसे बड़ी छोटी 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 सो होती जा रही है। तो लास्ट वाली टर्म को हमने n टाइम्स लिख लिया। तो लास्ट वाली टर्म क्या थी, सबसे छोटी को n टाइम्स जोड़ोगे तो ये जो an है ये तो ऑब्वियस सी बात है ग्रेटर देन इक्वल टू आएगा ही। इक्वल हो सकता है लेकिन ग्रेटर देन होने की ज्यादा चांसेस है, तो ग्रेटर देन इक्वल टू लिखा है, क्लियर। यानी कि n की कुछ वैल्यूज के लिए हो सकता है इक्वल हो, लेकिन ग्रेटर देन इक्वल होगा, लेस देन कभी भी नहीं होगा। भी n की किसी भी वैल्यू पे चेक कर लेना, ये लेस देन नहीं बनेगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे n टाइम्स की बजाय अब आपको समझ में आ गया मैंने n टाइम्स क्या लिखा था, फॉर ऑल n लिख देता हूं मैं, सभी n के लिए ऐसा क्या है, ट्रू है। तो इसका अर्थ क्या हुआ कि जो an है ग्रेटर देन इक्वल टू, यहाँ इन सभी को अगर हम ऐड करते हैं तो एलसीएम तो सेम आएगा, यानी कि √n² प्लस n, 1 1 1 1 कितनी बार ऐड करना है 1 को, n टाइम्स, तो ये क्या हो जाएगा, n हो जाएगा। तो दिस मीन्स हम ये बोल सकते हैं कि a इज ग्रेटर देन इक्वल टू n एज इट इज, और अंडर रूट में से अंदर n² हम कॉमन ले लेते हैं, यहाँ से क्या बचा 1 प्लस ये 1/n बचा भी, तो इसको हम लिख सकते हैं n अपॉन n² का अंडर रूट करोगे n बाहर आ गया, अंडर रूट में क्या बचा ये, तो 1 प्लस 1/n, यानी कि ये दोनों वैल्यू को a ग्रेटर देन इक्वल टू दिस हो गया, क्लियर। अब यहाँ से देखिए ये हो गया हमारा फर्स्ट केस, तो इसको मैं फर्स्ट केस लिख लेता हूँ यहाँ से, ये हुआ हमारा फर्स्ट केस। अब सबसे छोटी टर्म ली थी यहाँ, तो ये an बड़ा हो गया था। अगर हम सबसे बड़ी टर्म लेते हैं, जो an है वो लेस देन इक्वल टू रहेगा, सबसे बड़ी टर्म फर्स्ट वाली थी क्योंकि इसका डेनोमिनेटर सबसे छोटा था, तो इसको हम ले लेते हैं 1/√n² प्लस 1 सो ऑन 1/√n² प्लस 1 सो ऑन लास्ट तक, यानी कि इसको कितनी बार हमने लिखना है, n टाइम्स n² प्लस 1, इसको हमने कितना लिखा है, n टाइम्स लिखा है अभी, फॉर ऑल n, ये चीज़ ध्यान रखना, यहाँ अपने एज इट इज लिख देनी है। अब यहाँ से देखो, क्योंकि ये सबसे बड़ी टर्म है, बड़ी टर्म को ही बार बार जोड़ा जा रहा है, इसको समझो अच्छी तरीके से, क्योंकि ये पॉइंट आपको समझ में आना जरूरी है, इसके बिना क्वेश्चन आप नहीं समझ पाओगे। कि सबसे बड़ी टर्म को ही बार बार रिपीट करके लिख दिया तो बाकी वाली तो ये छोटी होती जा रही है, लेकिन यहाँ तो सारी बड़ी ले ली, तो दिस मीन an क्या हो गया, लेस देन इक्वल टू हो गया। तो यहाँ से देखिए an लेस देन इक्वल टू, यहाँ से अगर हम एलसीएम लेते हैं तो आएगा अंडर√n² प्लस 1, ये आ गया, ठीक है ना। और 1 1 1 कितने टाइम ऐड होगा, ये n टाइम ऐड हो जाएगा, तो यहाँ से हम लिख सकते हैं an लेस देन इक्वल टू n, और वही वाली चीज़ सेम n² अंदर से कॉमन लोगे बाहर आएगा तो क्या हो जाएगा n, और अंडर रूट में यहाँ 1 प्लस 1/n, ठीक है ना। तो इसको थोड़ा सा आप अलग कर लेते हैं। अलग कैसे, अगर मैं लिमिट हम मान लेते हैं कि यहाँ से जो an आया है an, ठीक है ना, an जो आया है वो इन दोनों के बीच में, इससे तो बड़ा है इससे छोटा है,
इससे बड़ा है तो इसको मैं लिख लेता हूँ कि n अपॉन n अंडर रूट में 1 प्लस 1/n, इससे तो क्या है ग्रेटर देन इक्वल टू है an और लेस देन इक्वल टू है किससे, इधर वाले से, यानी कि n से तो n ऐसे कट ही गया, तो ये क्या बचेगा, ऐसे ही n से n यहाँ भी काट देंगे, इसकी भी जरूरत ही नहीं है। तो 1 अपॉन अंडर रूट 1 प्लस 1/n। अब देखो एज n टेंड्स टू इनफाइनाइट, भी जैसे n इनफाइनाइट को अप्रोच करेगा तो ऊपर तो n रखने के लिए जगह ही नहीं है, नीचे अंडर रूट में 1 है, 1 प्लस 1/इनफाइनाइट करोगे 0 हो जाएगा, तो 1/√1 ये क्या होगा 1 लेस देन इक्वल टू an लेस देन इक्वल टू ये भी क्या होगा 1, सेम वही वाला कंसेप्ट हो गया। अब an की वैल्यू 1 से बड़ी है 1 से छोटी है, क्या ऐसा पॉसिबल है, तो यहाँ क्या रिजल्ट रखोगे कि ये कंडीशन है जो सेटिस्फाई हो जाए। दिस मीन्स अगर लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट है, दिस इंप्लाइज हम ये कह सकते हैं कि लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट जो an की वैल्यू भी है वो क्या होगी 1 होगी। क्लियर, क्योंकि सैंडविच थ्योरम या स्क्वीज प्रिंसिपल यही कहता है कि अगर कोई एक सीक्वेंस है लेस देन इक्वल टू दूसरी है लेस देन इक्वल टू तीसरी है, अगर इन दोनों की वैल्यू सेम हो जाए तो बीच वाले की वैल्यू भी वही आती है भी। ये हो गया आपका फर्स्ट क्वेश्चन। तो इस तरीके से आपको सोल्व करना है, बिल्कुल ध्यान से समझना है, बस मेन पॉइंट ये वाला है भी, आपको ये पता होना चाहिए कैसे हम ग्रेटर देन इक्वल लेते हैं, कैसे हम लेस देन इक्वल लेते हैं। सेम वही कंसेप्ट इसमें करेंगे। ये जो अंदर वाला है इसको हम an सपोज कर लेते हैं, जो ये an है ये an मैंने ये माना है अंदर वाला सारा, ठीक है ना, थोड़ा डायरेक्ट वे से लिख रहा हूं मैं इसको, जो an है वो ग्रेटर देन इक्वल टू रहेगा। अब इसमें देखो n प्लस 1 फिर n में 2 जोड़ दिया, n में 3 जोड़ दिया, यानी कि आगे बढ़ता जा रहा है ना डेनोमिनेटर, तो लास्ट वाली टर्म सबसे छोटी टर्म होगी, तो छोटी वाली ले लेते हैं सारी, तो 1/√n प्लस n, सो ऑन 1/√n प्लस n, n प्लस n यानी कि 2n हो गया, सो ऑन ये कितनी बार है n टाइम्स है 4 होल n, यानी कि an है जो वो ग्रेटर देन इक्वल टू रहेगा, ऊपर तो n हो गया, n प्लस n √2n हो गया, तो √2 और √n होगा। इस तरीके से आप लिख सकते हो, यानी n प्लस n 2n हो गया, 2 का अंडर रूट और n का अंडर रूट। अब यहाँ से कैंसिल आउट करोगे तो यहाँ से ये लिख सकते हैं an ग्रेटर देन इक्वल टू, ऊपर क्या बचेगा √n और नीचे क्या हो गया √2, तो फर्स्ट वाला रिजल्ट तो ये बना भी। और an है जो वो लेस देन इक्वल टू रहेगा, ये वाला सबसे बड़ी टर्म ले लेते हैं n टाइम्स, तो 1/√n प्लस 1, 1/√n प्लस 1 और सो ऑन ये आएगी हमारी n टाइम्स। क्लियर, तो दिस मीन्स an लेस देन इक्वल टू n टाइम्स ऐड करोगे ऊपर n हो जाएगा, नीचे अंडर रूट में n प्लस 1 होगा। क्लियर, तो a लेस देन इक्वल टू n, यहाँ से कॉमन, n तो ऊपर था, n कॉमन लोगे तो बाहर √n बचा, अंदर क्या बचेगा √ में n कॉमन लिया तो 1 और प्लस 1/n, ऐसा हम लिख सकते हैं। तो a लेस देन इक्वल टू, अब ये कैंसिल आउट करोगे ऊपर बचा √n और यहाँ से देखो √n बचा। क्लियर, अब अगर n की जगह √n या फिर इसको ऐसे लिख लो √ में 1 प्लस 1/n। क्लियर, अब जो an की वैल्यू है इन दोनों के बीच है, तो यहाँ से मैं लिख सकता हूँ कि इससे तो बड़ी है √n/√2 से लेस देन इक्वल टू an, और ये वैल्यू यहाँ से देखो जो an है, ये ध्यान रखना an लगाना आपने, इससे क्या है लेस देन है, तो यहाँ से हम लिखेंगे लेस देन इक्वल टू √n अपॉन √1 प्लस 1/n। अब हम लिखेंगे एज n टेंड्स टू इनफाइनाइट, जैसे n इनफाइनाइट को अप्रोच करेगा। अब इनफाइनाइट बाय √2, बात तो एक ही इनफाइनाइट हो गया, तो दिस मीन्स इनफाइनाइट लेस देन इक्वल टू an लेस देन इक्वल टू, n की जगह इनफाइनाइट पुट करोगे ये तो 0 हो गया नीचे, तो यानी कि 1 प्लस 0 1 का √1 हो गया, और ऊपर क्या √n वो इनफाइनाइट है, दिस मीन्स ये भी क्या हो गया इनफाइनाइट। तो an की वैल्यू इनफाइनाइट और इनफाइनाइट के बीच में है, दिस इंप्लाइज यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं कि लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट, जो an है उसकी भी वैल्यू क्या होगी इनफाइनाइट होगी। तो यही हमारा रिजल्ट था कि जो ब्रैकेट में लिखा था an हमने लिया है, उसको हमने साबित कर देना है कि वो इनफाइनाइट के इक्वल होगा। तो ये सेकंड क्वेश्चन के 2 पार्ट थे भी, जो इसका थर्ड पार्ट है वो भी बड़ा सिंपल सा है, वो आपने खुद से करना है भी, वो मैंने आपके लिए छोड़ दिया। लेकिन अगर फिर भी ना हो तो कमेंट बॉक्स में बता देना, भी उसकी PDF अटैच कर देंगे, वहां से देख लेना। क्लियर, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। अब क्वेश्चन नंबर 3 की स्टेटमेंट कुछ इस टाइप से है, यूजिंग कोची फर्स्ट थ्योरम ऑन लिमिट प्रूव दैट। अब कोची की जो फर्स्ट थ्योरम है वो हमने यूज करनी है इन रिजल्ट्स को प्रूव करने के लिए। 3 रिजल्ट लिखे हैं, बड़े सिंपल से हैं।
तो सबसे पहले इन क्वेश्चन को सोल्व करने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि जो कोची थ्योरम है, फर्स्ट थ्योरम ऑन लिमिट्स, एक्चुअल में वो थी क्या। यानी कि प्रीवियस वीडियो में हम कंप्लीट कर चुके हैं, तो मैं फिर भी एक बार रिजल्ट बता देता हूँ। अब कोची जो फर्स्ट थ्योरम है वो क्या कहती है कि अगर लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट an है जो वो जीरो का अप्रोच करता हो, दिस इंप्लाइज यहाँ से जो a1 प्लस a2 प्लस a3 यानी कि सीक्वेंस की जितनी भी n टर्म होंगी अपॉन n, अगर इसमें भी लिमिट n टेंड्स टू क्या हो, इनफाइनाइट हो, दिस मीन्स ये भी किसको अप्रोच करेगी, जीरो को। ठीक है ना। तो ये कोची थ्योरम का रिजल्ट है जो मैंने आपको बताया। लेकिन फिर भी अगर आपको ये फर्स्ट थ्योरम की वीडियो नहीं देखी है तो प्लेलिस्ट में जाइए सीक्वेंस एंड सीरीज वाली में, तो वो पहले फर्स्ट थ्योरम देखिए, तभी आपको ये चीज़ें समझ में आएंगी भी ये रिजल्ट मैंने क्यों लिखा है। तो अब इसको सोल्व करते हैं इस थ्योरम की हेल्प से। तो यहाँ से देखिए, यहाँ जो सीक्वेंस है ये 1/n देखो तीनों में है भी, डिवाइड वाला n है जो वो एज इट इज लिखा गया है, लेकिन ये टर्म है, इन टर्म्स का एक फॉर्मूला है जो लास्ट में गिवन है, यानी कि 1/n है। तो यहाँ से हम मान लेते हैं कि जो लेट an है जो वो क्या है, 1/n है। ठीक है ना, जहाँ n क्या है, नेचुरल नंबर है। क्लियर। अब अगर आप इसमें लिमिट अप्लाई कर देते हो कि लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट, तो यहाँ से वैल्यू क्या हो जाती है अभी, लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट an, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो, क्योंकि 1/इनफाइनाइट क्या होगा, जीरो होगा। उसके बाद यहाँ से देखिए, हेयर यूजिंग कोची फर्स्ट थ्योरम, यूजिंग कोची फर्स्ट थ्योरम, अब इसकी फर्स्ट थ्योरम का यूज करेंगे। अब फर्स्ट थ्योरम क्या कहती है अकॉर्डिंग टू फर्स्ट थ्योरम कि लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट, कि जो a1 प्लस a2 प्लस a3 सो ऑन an, अगर अपॉन n करते हो तो ये भी किसको कन्वर्ट करेगा, जीरो को। ये रिजल्ट है भी, अगर an जीरो को कन्वर्ट कर रहा है तो इसकी n टर्म सभी का सम अपॉन n, तो वो भी किसको कन्वर्ट करेगा, जीरो को। तो दिस मीन्स लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट। अब यहाँ से देखिए इसकी फर्स्ट टर्म क्या होगी, a1, n की जगह 1 पुट करोगे तो 1/1 ये क्या होगा, यानी कि 1 हो गया, प्लस अब उसके बाद a2 यानी कि 1/ क्या होगा, 2, आगे ऐसे ही 1/3, 1/4, सो ऑन an का मीनिंग क्या होगा, 1/n, और इस कंप्लीट के डिवाइड में क्या है भी, n है। तो दिस मीन्स अकॉर्डिंग टू दिस ये भी किसको कन्वर्ट करेगा, जीरो को। और यही रिजल्ट तो हमने प्रूव करना था कि ये जो n डिवाइड में लगाया है, आप इसको यहाँ लगा सकते हो भी 1/n, बात तो एक ही है कि 1/n इंटू दिस ये भी किसको कन्वर्ट करेगा, जीरो को। तो ये कोची थ्योरम का हमने रिजल्ट यूज कर लिया, बस सिंपल सा एक an मान लिया, अगर an जीरो को कन्वर्ट करता है, ये हमने प्रूव कर दिया कि जीरो को कन्वर्ट करेगा, तो ये तो ऑटोमेटिकली किसको कन्वर्ट करेगा, जीरो को। ठीक है ना। तो इस तरीके से एक फॉर्मूला बना लेना है। सेकंड वाले में देखो 1 की पावर जो मर्जी लिखो कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, 2 की पावर 1/2 है, 3 की पावर 1/3 है, सो n की पावर 1/n है। तो सेकंड वाले केस में भाई यहाँ से सपोज कर लेता हूँ कि जैसे हमने an इसमें 1/n लिया था, यहाँ मैं ले लेता हूँ कि जो an है वो है n टू द पावर 1/n है भी। ठीक है ना, n टू द पावर 1/n है, जहाँ n क्या है, नेचुरल नंबर है। क्लियर, और n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। अब यहाँ से देखिए लिमिट अप्लाई कर देते हैं हम, लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट an, यानी कि यहाँ भी क्या लिखोगे, लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट n टू द पावर 1/n होगा। ठीक है ना। अब इसमें क्या करते हैं, अब सिंपल हम आंसर नहीं निकाल सकते, तो यहाँ से टेकिंग लॉग बोथ साइड्स, टेकिंग लॉग बोथ साइड्स, तो दोनों साइड हम क्या ले लेते हैं, लॉग ले लेते हैं। तो यहाँ से लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट लॉग ऑफ an, और यहाँ से क्या आएगा, लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट, अब 1/n आगे आ गया, और ये क्या बना, log n बना भी। क्लियर। अब ये क्या होगा, इस तरीके से जब आप n टेंड्स टू इनफाइनाइट करोगे, यानी कि 1/इनफाइनाइट क्या हो जाएगा, जीरो, और log के किसी के साथ मल्टीप्लाई करोगे वो क्या रहेगा, जीरो। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं कि लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट log ऑफ an इज इक्वल टू वैल्यू क्या आई, जीरो। अब log को जब राइट साइड लेके जाते हो तो दिस मीन्स लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट an,
यानी कि log किस में चेंज हो जाता है, एक्सपोनेंशियल में। तो इसका मीनिंग क्या हो गया, एक्सपोनेंशियल टू द पावर 0, और e टू द पावर 0 की वैल्यू क्या होती है, 1। यानी कि इसका मीनिंग क्या हो गया कि जो an है वो कन्वर्ज कर रही है 1 को। अगर an कन्वर्ज कर रही है 1 को, देन बाय कोची फर्स्ट थ्योरम। अब इसका अर्थ क्या हुआ कि लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट कि a1 प्लस a2 प्लस a3 सो ऑन an अपॉन n, ये भी किसको कन्वर्ट करेगी, 1 को कन्वर्ट करेगी भी। अब इसकी फर्स्ट टर्म देखते हैं क्या होगी। an हमने क्या लिया, n टू द पावर 1/n लिया है, तो इसमें हम लिखेंगे लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट। अब n की जगह 1 रखो तो 1 की पावर 1/1 1 ही हो गया, और ये जो 1/n है ये अलग से लिख लेते हैं बाहर। n की जगह 2 रखो तो 2 की पावर 1/2 हो गया, 2 की पावर 1/2, 3 टू द पावर 1/3 सो ऑन n टू द पावर 1/n। दिस मीन्स ये भी किसको कन्वर्ट करेगी, 1 को कन्वर्ट करेगी भी, क्योंकि अगर an भी हमने साबित कर दिया कि ये जो an है वो 1 को कन्वर्ट कर रही है। दिस मीन्स जो ये वाला रिजल्ट है कोची थ्योरम का अकॉर्डिंग जो रिजल्ट यूज़ किया है ये भी किसको कन्वर्ट करेगा, 1 को। बस आपने सिंपली लिख देना है, क्योंकि कोची थ्योरम हम ऑलरेडी प्रूव कर चुके हैं, यहाँ बार बार आपको प्रूव नहीं करना है भी हाँ एक्चुअल में अगर ऐसा होता है तो ये रिजल्ट 100% क्या होगा, ट्रू होगा। बस ये वाला केस है, क्लियर। अब थर्ड पे चलते हैं। थर्ड क्या कहता है, लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट 1/n सो ऑन, ये सीरीज बन रही है। अब इसमें बड़ा सिंपल सा वही फॉर्मूला बनेगा, आपने क्या सपोज कर लेना है, an को यानी कि n प्लस 1 बाय में n सपोज कर लेना है, ठीक है ना। फॉर्मूला मैंने आपको बता दिया थर्ड का, तो इसी तरीके से अब आपने सोल्व करना है। यानी कि पहले आप क्या निकालोगे, लिमिट निकालोगे इस an की भी, वो किसको अप्रोच करेगी, है कि नहीं। उसके बाद फिर फॉर्मूले में n की वैल्यू पुट करके ऐसे ही सेम प्रोसीजर जैसा मैंने इन फर्स्ट और सेकंड पार्ट में किया है ऐसा ही आप थर्ड पार्ट में भी करोगे। और इसके अलावा इसका एक और पार्ट है फोर्थ हो या फिफ्थ हो, कई बुक में 6 पार्ट भी हैं। यानी कि बस अगर हमें तरीका पता है तो दिस मीन्स जितने मर्जी पार्ट गिवन हो तो वो आसानी से निकल जाते हैं। तो इसके जितने भी पार्ट हैं, अगर थर्ड फोर्थ है तो थर्ड फोर्थ करोगे, फिफ्थ है फिफ्थ भी करोगे, सिक्स्थ है सिक्स्थ करोगे। तो तरीका आपका ये रहेगा भी आपने पहले बस an यानी कि फॉर्मूला टाइप बनाना है जिसमें n की वैल्यू पुट करने से ये सीक्वेंस बन जाए। फॉर्मूला इस टाइप का लेना है और वो लास्ट टर्म से आपको आइडिया हो जाएगा कि वो क्या होगा। जैसे इसमें था दोनों में लास्ट टर्म का यूज़ किया मैंने, इस तरीके से इसको प्रूव कर दिया। तो बाकी के सारे क्वेश्चन भी आप इजीली सोल्व कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 की स्टेटमेंट है यूजिंग कोची सेकंड थ्योरम ऑन लिमिट प्रूव दैट। अब पहले वाले क्वेश्चन में कोची फर्स्ट थ्योरम यूज हुई थी लिमिट के अंदर, और यहाँ पे कोची की सेकंड थ्योरम यूज हो रही है ऑन लिमिट्स। यानी कि जो पीछे वाला क्वेश्चन था उसमें सारे फर्स्ट थ्योरम के क्वेश्चन थे, अभी है जो सेकंड के हैं। तो जैसे फर्स्ट का रिजल्ट आपको पता होना चाहिए वैसे सेकंड का भी। अगर आपने सेकंड थ्योरम वाली वीडियो नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट का लिंक है, वहाँ से आप देख सकते हैं। तो यहाँ से मैं रिजल्ट बता देता हूँ जो सेकंड थ्योरम का रिजल्ट है। अकॉर्डिंग टू द कोची सेकंड थ्योरम ऑफ लिमिट, अगर लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट है, ठीक है ना, और an टू द पावर 1/n है, ये लिमिट इक्वल टू l है, तो ये इक्वल होगा लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट an प्लस 1 अपॉन an के। यानी कि अगर ये रिजल्ट l के इक्वल है तो ये वाला रिजल्ट l के इक्वल हो जाएगा, अगर ये वाला रिजल्ट l के इक्वल है तो ये सेकंड रिजल्ट l के इक्वल हो जाएगा। यानी कुल मिला के हम ये बोल सकते हैं कि ये दोनों रिजल्ट क्या होंगे, इक्वल होंगे। ये कोची की सेकंड थ्योरम का रिजल्ट था भी। अब इसी रिजल्ट का यूज करके हमने इन क्वेश्चंस को सोल्व करना है। तो फर्स्ट जो पार्ट है उसमें है लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट n फैक्टोरियल टू द पावर 1/n अपॉन n इक्वल टू 1/e होगा। तो इसके लिए हम सपोज कर लेते हैं कि लेट कि जो an है उसकी वैल्यू होगी n फैक्टोरियल अपॉन n टू द पावर n, ठीक है ना, n फैक्टोरियल अपॉन n टू द पावर n। अब आपके माइंड में सिर्फ एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि एक्चुअल में जो an है यही क्यों लिया गया, कुछ चेंज करके क्यों नहीं लिया। अब जैसे हम क्वेश्चन सोल्व करेंगे लास्ट में इसका रीजन बताएंगे कि an की वैल्यू यही क्यों ली गई। तो ये वैल्यू है an की। अगर आपको an प्लस 1 की वैल्यू निकालनी हो इसी में, an प्लस 1 की वैल्यू, तो आप इस तरीके से निकालेंगे कि n की जगह n प्लस 1 पुट कर देंगे। तो यानी कि n फैक्टोरियल था तो n की जगह हो गया n प्लस 1 का फैक्टोरियल अपॉन यहाँ क्या है n प्लस 1 टू द पावर n प्लस 1 हो गया। अब हमें रिजल्ट निकालना है
an+1 अपॉन an की वैल्यू चाहिए। तो an+1 ये है, तो इसकी वैल्यू आप लिखोगे n+1 का फैक्टोरियल अपॉन n+1 टू दी पावर n+1। इसको an से डिवाइड करना है, यानी कि इस वैल्यू से आप डिवाइड करोगे। जब इस वैल्यू से डिवाइड करोगे तो मल्टीप्लाई में अगर मैं लिखूं तो ये रिजल्ट उल्टा हो जाएगा, यानी कि n टू दी पावर n अपॉन क्या हुआ n फैक्टोरियल। क्लियर? तो इसकी वैल्यू हमने निकाल दी, लेकिन अभी हमने लिमिट अप्लाई करनी है इसके ऊपर। तो लिमिट अप्लाई कर देते हैं, लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट, यहाँ है an+1 अपॉन an। राइट साइड में देखो, यहाँ पे भी हम लिमिट अप्लाई कर देते हैं कि लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट। अब n+1 का फैक्टोरियल है, इसको हम लिख सकते हैं n+1 और एक माइनस कर दो तो यहाँ से क्या बचा n फैक्टोरियल। इंटू में ऊपर n टू द पावर n है अपॉन n+1 की पावर n+1 है, तो इसको हम क्या लिख लेते हैं n+1 अलग लिख लेते हैं और n+1 की पावर n अलग लिख लेते हैं। बात एक ही है, बेस सेम है, पावर ऐड करोगे तो n+1 ही हो जाएगी। और इनटू में क्या था n फैक्टोरियल, ऐसा क्यों किया? ताकि वैल्यू कैंसिल आउट हो जाए, n फैक्टोरियल से n फैक्टोरियल कैंसिल और ये एक n+1 से n+1 कैंसिल। तो यहाँ से वैल्यू आई कि लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट, ऊपर बचा n टू द पावर n और नीचे है n+1 टू द पावर n भी। क्लियर? इस तरीके से। तो अब इसमें देखिए कि लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट तो है ही एज इट इज़, ऊपर n टू द पावर n है। नीचे देखो, इस ब्रैकेट में से मैं n को कॉमन ले रहा हूँ, इस ब्रैकेट में से n को कॉमन लिया तो अंदर क्या बचा 1 + 1/n और कंप्लीट की पावर क्या है n है। क्लियर? सिर्फ अंदर वाली ब्रैकेट में से कॉमन लिया है, पावर n वो बाहर एज इट इज़ है। तो जब आप इसको सोल्व करोगे तो लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट, अब n टू द पावर n तो ऊपर था ही, यहाँ n टू द पावर क्या हो गया n और इंटू में 1 + n टू द पावर n। अब इससे ये क्या हुआ कैंसिल आउट। अब एक रिजल्ट होता है, ऊपर क्या बचा 1 और नीचे ये बचा है भी, तो इस रिजल्ट को हम लिख सकते हैं 1/e। अब 1/e क्यों लिखा कि आपने एक सिंपली एक रिजल्ट याद रखना है कि अगर लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट हो और 1 + 1/n की पावर n हो तो इसकी वैल्यू होती है e। ठीक है ना? ये क्लास 11th के अंदर रिजल्ट आया था लिमिट्स के अंदर कि 1 + 1/n टू द पावर n इक्वल टू क्या बनेगा e बनेगा, क्योंकि अब ये ऊपर तो क्या हो गया था, यहाँ तो 1 बन गया था। अब 1 में लिमिट अप्लाई करोगे कोई इफेक्ट नहीं, 1 ही आएगा, लेकिन जब नीचे डेनोमिनेटर में आप लिमिट अप्लाई करोगे वो क्या बन जाएगा e बन जाएगा, यानी कि इसकी वैल्यू आ गई 1/e। क्लियर? यानी कि an+1 अपॉन an की वैल्यू 1/e आई है। क्लियर? तो यहाँ से हम लिख देते हैं कि जो ये लिमिट है, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी कि जो an+1 अपॉन an है, ये रिजल्ट हमारा 1/e के इक्वल आ गया। ठीक है ना? लेकिन जो ये रिजल्ट होता है, एज वी नो दैट कि जो रिजल्ट है लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट an+1 अपॉन an, ये किसके इक्वल होता है? लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट an टू द पावर 1/n। ये कोची की सेकंड थ्योरम का रिजल्ट है। तो दिस मीन्स ये रिजल्ट हमारा क्या आया है 1/e। ये किसके इक्वल होना चाहिए? लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट, an हमने क्या लिया था ये वाला, यानी कि n फैक्टोरियल अपॉन n टू द पावर n और पूरे की पावर क्या होगा 1/n। तो वैल्यू पुट कर दी, तो यानी कि 1/e, यहाँ से इसको अलग कर देते हैं। ठीक है ना? ये ध्यान रखना 1/e इक्वल टू ये लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट, अब n फैक्टोरियल की पावर क्या होगी 1/n और नीचे n की पावर n है 1/n है, ये तो अकेला क्या बचा n। अब एक बार चेक कर लीजिए कि स्टार्टिंग में क्या रिजल्ट लिखा था, जो स्टार्टिंग में लिखा है वही रिजल्ट हमने प्रूव कर दिया है। अब यहाँ से आपको आइडिया हो गया होगा कि स्टार्टिंग में जो an है ये क्यों लिया गया, इसका रीज़न क्या है। क्योंकि an हमें वो चाहिए कि जिसकी पावर 1/n करने पे रिजल्ट ये बन जाए, है कि नहीं। अब यानी कि समथिंग यहाँ पे मान लिया कुछ है की पावर 1/n करने से जो गिवन है वो बन जाए।
तो इसका अर्थ क्या होगा कि जो ये क्वेश्चन मार्क आपने निकालना है वो गिवन की पावर, यहाँ 1/n है तो गिवन की पावर आप क्या कर दो, n कर दो। यानी कि जो दे रखा ना इसकी पावर n करके हमने रिजल्ट लिया है, तो मैंने इसकी पावर n कर दी थी, तो दिस मीन्स यहाँ से 1 हो गया था और n टू द पावर क्या हो गया था, n। तो सिंपली हमने क्या करना है कि an इस तरीके से लेना है कि उसकी पावर अगर an करें तो वो गिवन बन जाए, तो यानी कि उस साइड जाओगे तो पावर क्या हो जाएगी, n हो जाएगी। सेम इसी तरीके से सेकंड क्वेश्चन है, तो इसको थोड़ा अलग कर लेते हैं। इसमें भी सेकंड थ्योरम का ही रिजल्ट आपने यूज़ करना है। तो इसमें देखिए क्या सपोज करोगे, तो लेट हम an को सपोज कर लेते हैं कि जो गिवन है, गिवन की पावर हमें क्या सपोज करना है, यानी कि जो ये सपोज करना है उसकी पावर 1/n गिवन होना चाहिए। तो क्वेश्चन मार्क इज इक्वल टू गिवन टू द पावर n। अब गिवन हमारे पास ये है सारा, तो इसकी पावर n करोगे तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, इनके अंदर वाला सपोज करना पड़ेगा। तो an की वैल्यू आई n+1 n+2 सो ऑन। अब n+n है तो लास्ट में क्या हो जाएगा, 2n हो जाएगा, यानी कि n+n 2n हो गया। और अपॉन में क्या है, n टू द पावर n, क्योंकि ये कंप्लीट की पावर 1/n था तो इसको तो हमने एज इट इज लिखना ही पड़ेगा, ठीक है ना। इसको अब 4/a के इक्वल प्रूव कर देना है। तो अब हम an+1 की वैल्यू निकालते हैं। अब an+1 की वैल्यू यानी कि जहाँ n है उसका हमने क्या बना देना है, n+1। तो n+1 करोगे तो ये क्या हो गया, n+2, ऐसे ही क्या हो जाएगा n+3 सो ऑन। लास्ट टर्म है n+n, यानी कि n की जगह n+1 रखा, यहाँ n+1 रखा, तो n+n 2n और 1 1 2 हो गया। तो यानी कि लास्ट टर्म बनी 2n+2। लेकिन इससे पहले वाली टर्म क्या होगी, एक एक तो ऐड हो रहा है इसमें भी, यानी कि इससे पहले वाली टर्म क्या रही होगी, 2n+1 रही होगी। इससे पहले क्या रही होगी, 2n, और बीच में बहुत सारी टर्म हो सकती है। मैंने 2-3 क्यों लिखी है इसका भी रीज़न है। अपॉन नीचे n टू द पावर n है, n की जगह क्या रखोगे, n+1 की पावर क्या होगा, n+1। ये an+1 हो गया। अब हमें वैल्यू निकालनी है an+1 अपॉन an की, ठीक है ना, क्योंकि इसी रिजल्ट में हम लिमिट अप्लाई करेंगे। तो an+1 एज इट इज लिख देते हैं, n+2 n+3 सो ऑन, 2n है, 2n+1 है, 2n+2 है, इस तरीके से। और अपॉन है n+1 टू द पावर n+1। क्लियर। अब इसको डिवाइड करना है an से, डिवाइड यानी कि रेसिप्रोकल करके लिख दे। an का रेसिप्रोकल करके लिखोगे तो n टू द पावर n तो चला गया ऊपर। अब नीचे क्या बचा देखो, n+1 n+2 और सो ऑन 2n तक बच गया। तो यहाँ मैं लिख देता हूँ n+1 n+2 सो ऑन, लास्ट में क्या बचा, 2n तक बच गया अभी। तो ये हमने लिख दिया। अब ध्यान से देखो, n+2 से बाद वाली टर्म 2n तक ये सारी कैंसिल आउट हो गई, सॉरी n+1 कैंसिल आउट नहीं होगा, यानी कि n+2, ये जो n+1 है सिर्फ ये बचेगा, क्योंकि ऊपर n+1 नहीं है, 2n तक कैंसिल आउट होगा। तो यहाँ से जो an+1 अपॉन an की वैल्यू आई, यहाँ से सारा कैंसिल आउट हो गया, क्या बचा, 2n+1 और 2n+2 और साथ में है इनटू में n टू द पावर n तो है, नीचे n+1 टू द पावर n+1, और यहाँ अकेला क्या बचा है, n+1 बचा है। क्लियर। बाकी सारा कुछ कैंसिल आउट हो गया। अब इसमें हमने लिमिट अप्लाई कर देनी है। लिमिट अप्लाई करने से पहले हम क्या करेंगे, ये जो +1 पावर है वो यहाँ लिख लेते हैं, क्योंकि दोनों जगह n+1 है ना, तो यहाँ पावर में 2 कर देता हूँ, क्योंकि n+1 यहाँ थी, 1 यहाँ थी, ऐड करोगे n+2 हो जाएगा। अब भी बेस सेम है, पावर वही n+2 है। क्लियर। तो अब दोनों साइड लिमिट अप्लाई कर देते हैं। लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट an+1 अपॉन an, यहाँ भी लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट। पहले वाले में से 2n कॉमन ले लेते हैं, इस ब्रैकेट में से 2n कॉमन लोगे तो यहाँ से 1+1/2n बचा, इधर से भी 2n कॉमन, तो ये भी क्या बचा 1+1 अब 2n कॉमन लिया है तो 1/n बच जाएगा यहाँ, और इनटू में n टू द पावर n तो है, डिवाइड में यहाँ से देखो ब्रैकेट में से n कॉमन लेना है भी आपने, ब्रैकेट में से n कॉमन, तो n टू द पावर n तो बाहर आया जैसे पिछले क्वेश्चन में किया था, और यहाँ 1+1/n की पावर क्या होगा, n होगा सिंपली। क्लियर। इसमें से भी n कॉमन लोगे तो n का स्क्वायर है, तो दिस मीन्स n स्क्वायर बाहर, तो 1/1 + n की पावर 2 होगा। ये आपको सिंपली समझ में आ जाना चाहिए।
तो n स्क्वायर है तो n स्क्वायर यानी कि एक n ये कैंसिल हो गया, n टू द पावर n से n टू द पावर n कैंसिल हुआ। तो अगर लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट है तो ऊपर क्या बचा 2 इंटू 2, ये 4 है, ये तो कॉन्स्टेंट है, इस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। और n को इनफाइनाइट पुट करोगे ये क्या होगा 0, यानी कि 1/2n की वैल्यू 0, 1/n की वैल्यू भी क्या होगी 0। तो 1 इंटू 1 1, यानी कि ऊपर तो हो गया 4। नीचे देखो अब ये 1 प्लस 1/n टू द पावर n है। जब इसमें लिमिट अप्लाई करोगे इस रिजल्ट की वैल्यू क्या थी e, तो यहाँ पे मैंने क्या लिख दिया e लिख दिया। लेकिन यहाँ ध्यान से देखो यहाँ पावर 2 है। अब इस रिजल्ट में e की पावर 2 ऐसा कुछ नहीं लिख देना, क्योंकि अगर यहाँ 1/n है तो यहाँ पावर n ही होनी चाहिए। जब n की जगह इनफाइनाइट पुट करोगे तो ये वैल्यू हो जाएगी 0, तो यानी कि 1 का स्क्वायर क्या बनेगा 1, तो 4/e ही ये रिजल्ट आ गया। क्लियर। तो अब इसको आगे सोल्व करने के लिए इधर से रफ कर लेते हैं। तो ये जो रिजल्ट आया है वो 4/e आया है, यानी कि हमारी वैल्यू आई कि लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट कि an प्लस 1/an की जो वैल्यू आई है वो 4/e आई है। और ये जो वैल्यू होती है लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट an प्लस 1/an, ये किसके इक्वल होती है लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट an टू दी पावर 1/n के इक्वल होती है। तो इसकी वैल्यू क्या आई थी 4/e इक्वल टू क्या होगा लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट an की वैल्यू क्या थी n प्लस 1 n प्लस 2 सो ऑन 2n, और अपॉन है n टू दी पावर n। इस कंप्लीट की पावर क्या करना पड़ेगा 1/n। तो दिस मीन्स लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी दिस वन इज इक्वल टू किसके इक्वल प्रूव होगा 4/e के। और यही सेकंड में ये रिजल्ट हमने प्रूव करना था। तो मेन मुद्दा सारा इस an पे है। an आपने सही से सपोज कर लेना है तो सारे रिजल्ट सही आएंगे। तो इसके जितने भी पार्ट हैं, जैसे फर्स्ट सेकंड यहाँ सोल्व किए हैं, थर्ड है, फोर्थ है या फिफ्थ है, या आपकी बुक में कुछ ज़्यादा भी हो सकते हैं, लेकिन जनरली ये फिफ्थ ही है मैक्सिमम बुक में। तो ये सारे पार्ट आपने इसी तरीके से सोल्व कर लेने हैं। और an क्या सपोज करना है इसका तरीका मैंने आपको बता दिया है। उसके बाद नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5। स्टेटमेंट है गिव एग्जांपल्स ऑफ द सीक्वेंस a एंड bn सच दैट। अब कुछ सीक्वेंसेस का एग्जांपल देने हैं कि जो ये कंडीशन गिवन है ये सेटिस्फाई होनी चाहिए। फर्स्ट बोल रहे हैं कि an है जो वो डाइवर्ज करे इन प्लस इन्फिनिटी को, एंड जो bn है वो कन्वर्ज करे, और जो an bn है वो भी डाइवर्ज करे प्लस इन्फिनिटी। तो फर्स्ट के केस में हम सोल्यूशन लिखते हैं। जो फर्स्ट है हम मान लेते हैं कि जो an सीक्वेंस है, an सीक्वेंस इसने बोल रखा है कि वो डाइवर्ज करे प्लस इन्फिनिटी। तो डाइवर्ज करे तो मैं ले लेता हूँ इसको n स्क्वायर ले लेता हूँ भी, ठीक है ना। an को हमने क्या ले लिया n स्क्वायर ले लिया, या ये लगाने की जरूरत ही नहीं है, बस an में टर्म लिख के बता देता हूँ, आप समझ जाना कि ये क्या है सीक्वेंस है। एंड जो bn है, और bn की कंडीशन है कि वो कन्वर्ज करे, तो कुछ भी सपोज कर लेते हैं, बहुत सारे एग्जाम्पल है। तो 1/n। अब देखो n टेंड्स टू जैसे इनफाइनाइट होगा तो ये प्लस इन्फिनिटी की तरफ जाएगा, और n टेंड्स टू इनफाइनाइट होगा ये 0 की तरफ जाएगा। प्रीवियस क्लासेस में बहुत बार रिपीट हो चुका है। और अगर an bn की बात करें, an bn तो क्या बनेगा n स्क्वायर इंटू 1/n, n से n कैंसिल आउट, ये क्या हो गया n। तो यानी कि n भी किसको डाइवर्ज करेगा प्लस इन्फिनिटी को। जैसे जैसे लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट लेके जाओगे दिस मीन्स ये भी क्या करेगा डाइवर्ज टू प्लस इन्फिनिटी। तो ये हो गया अभी फर्स्ट। अब सेकंड वाले में है कि an है जो वो डाइवर्ज करती है प्लस इन्फिनिटी को, an डाइवर्ज करती है प्लस इन्फिनिटी को। तो सेकंड वाले केस में मैं ले लेता हूँ an। अब प्लस इन्फिनिटी को डाइवर्ज करेगी तो इसको हम सपोज कर लेते हैं n कर लेते हैं। हम n स्क्वायर भी ले सकते हैं, n क्यूब भी ले सकते हैं, बहुत सारे हैं। एंड जो दूसरा केस है bn कन्वर्ज। अब bn कन्वर्ज कर रही है तो bn को मैं ले लेता हूँ 1/n स्क्वायर। आप 1/n भी ले सकते हो, कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा भी, क्योंकि 1/n भी कन्वर्ज कर रहा है, 1/n स्क्वायर भी कन्वर्ज करेगा, 1/n क्यूब भी कन्वर्ज करेगा। क्लियर। बस ये ध्यान रखना कि जो an bn है वो भी कन्वर्ज करना चाहिए। तो अब यहाँ से देखो an bn की वैल्यू निकालते हैं n इंटू 1/n स्क्वायर, ठीक है ना। तो एक n से एक कैंसिल, ये क्या हो 1/n। तो 1/n भी तो क्या करेगा कन्वर्ज करेगा, सिंपल सा है। तो 1/n भी कन्वर्ज करेगा। लेकिन अगर मैं यहाँ n क्यूब ले लेता, क्या कि कोई इफेक्ट पड़ता, तो n क्यूब लेता तो यहाँ भी क्या आ जाता फिर
क्यूब और एक पावर से कैंसिल आउट होके यहाँ क्या बचता है एन स्क्वायर, फिर भी क्या करता है कन्वर्ज। यानी कि बहुत सारे एग्जाम्पल है, जरूरी नहीं है कि जो मैंने लिखा आप वही लिखोगे, आप अपनी मर्जी से कोई और भी लिख सकते हो। इसने सिर्फ एग्जाम्पल पूछा है, कहीं आप ये सोचो सर हमारा आंसर नहीं मैच हो रहा, एग्जाम्पल में वो कुछ भी हो सकता है, हजारों एग्जाम्पल पढ़े इस टाइप की सीक्वेंस के। उसके बाद थर्ड है, अब थर्ड में बोल रहे हैं कि ए एन तो डाइवर्ज करे प्लस इन्फिनिटी को, ठीक है ना। थर्ड में तो ए एन डाइवर्ज कर रही है तो सिंपल सा एन ले लेते हैं बस, यानी कि एन टेंड्स टू इनफाइनाइट करोगे, दिस मीन्स वो क्या हो गया प्लस इन्फिनिटी की तरफ चला गया। बी एन है जो वो कन्वर्ज करे, लेकिन इसमें थोड़ा सा ध्यान रखना है कि ए एन बी एन है जो ओसिलेट्स हो रहा है, ना वो डाइवर्ज है ना ही वो कन्वर्ज है, यानी कि ना तो वो कन्वर्जेंट है और ना ही क्या है डाइवर्जेंट है। तो दिस मीन्स बी एन को कुछ इस तरीके से सपोज करना पड़ेगा कि दोनों की मल्टीप्लाई ना कन्वर्जेंट हो और ना डाइवर्जेंट हो। तो इसको मैं ले लेता हूँ -1 टू द पावर एन और बाय में एन ले लेते हैं, ठीक है ना। अब ध्यान से देखिए, ए एन जो फर्स्ट है वो डाइवर्ज कर रहा है प्लस इन्फिनिटी को, एन टेंड्स टू इनफाइनाइट जाएगा, यहाँ एन टेंड्स टू इनफाइनाइट जाएगा, समथिंग डिवाइड इनफाइनाइट ये जीरो की तरफ कन्वर्ज करेगा, या जैसे भी जहाँ भी कन्वर्ज करे लेकिन ये कन्वर्ज जरूर करेगा। अब ए एन बी एन की वैल्यू निकालते हैं, ए एन बी एन की वैल्यू, तो एन इंटू में -1 टू द पावर एन अपॉन एन, एन से एन कैंसिल आउट हो गया। अब -1 टू द पावर एन आया है, और ये आप प्रीवियस वीडियो में बहुत सारे एग्जाम्पल में पढ़ चुके हैं। हो सकता है कि ये +1 रिजल्ट आए, हो सकता है -1 रिजल्ट आए, वैल्यू डिपेंड करती है एन पे। अगर एन की वैल्यू इवन है तो दिस मीन्स जो लास्ट रिजल्ट है वो क्या आएगा, इवन नंबर आएगा, इवन का मीनिंग क्या पॉजिटिव आएगा। और अगर एन की वैल्यू ओड है, यानी कि अगर n इवन है तो दिस मीन्स क्या हो गया +1 हो गया, और अगर n है ओड यानी कि 1 3 5 सो ऑन इस तरीके से है तो वैल्यू क्या आएगी -1। दिस मीन्स ये क्या होगी, ना तो ये कन्वर्जेंट है ना ही ये डाइवर्जेंट है, दिस मीन्स ये सिंपल क्या होगा ओसिलेट करेगा। तो ये इसका एग्जाम्पल है। उसके बाद 6 पे आते हैं। 6th है लिमिट ए एन, ये जो एन की वैल्यू है n फैक्टोरियल अपॉन n टू द पावर n है, हमें प्रूव करना कि अगर हम इसमें लिमिट लगा दें n टेंड्स टू इनफाइनाइट तो ये क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, ठीक है ना। इसमें लिमिट प्रूव करना है इक्वल टू क्या होगा 0। an की वैल्यू ये है, तो अगर an की वैल्यू ये है जो an है वो है n फैक्टोरियल अपॉन n टू द पावर n, क्लियर। अब यहाँ से हम an+1 की वैल्यू निकाल लेते हैं, an+1 की वैल्यू, an+1 की वैल्यू निकालोगे n की जगह n+1 का फैक्टोरियल हो जाएगा इधर, अपॉन n+1 की पावर n+1, ये सिंपल सा होगा। उसके बाद अब जो रिजल्ट हमने निकालना है वो an+1 अपॉन an निकालना है भी, क्लियर। तो दोनों की वैल्यू रख देते हैं। an+1 की वैल्यू ये है n+1 का फैक्टोरियल अपॉन n+1 टू द पावर n+1, इसको डिवाइड करना है an से, यानी कि इसका रेसिप्रोकल कर देते हैं, तो n टू द पावर n और नीचे आया n फैक्टोरियल। अब ये n+1 है, n+1 में से एक माइनस करोगे तो इसको मैं इंटू में n फैक्टोरियल ऐसे लिख सकते हैं, तो ये सिंपल सा होगा। तो अब n फैक्टोरियल से हो गया n फैक्टोरियल कैंसिल, ऊपर n+1 बचा, नीचे n+1 की पावर n+1 है, तो यानी कि एक पावर यहाँ से कैंसिल आउट हो जाएगी, यानी कि +1 का, यानी कि n+1 की पावर n होगा, तो यहाँ से an+1 अपॉन an। अब इसकी भी पावर n बची है, इसकी भी पावर n, तो मैं इसको सिंपली लिख सकता हूँ n अपॉन n+1 टू द पावर n लिख सकता हूँ, या इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ कि 1 अपॉन n+1 बाय n की पावर n, क्योंकि जब उल्टा होगा तो n ऊपर ही चला जाएगा, बात एक ही है। अब यहाँ से जब आप अलग अलग डिवाइड करोगे तो n बाय n क्या होगा 1, तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ 1 और प्लस ये क्या बचा 1 बाय n, यानी कि अलग अलग डिवाइड कर दिया, तो ये हो गया। अब हम लिमिट अप्लाई करते हैं कि लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट an+1 अपॉन an इक्वल टू, अब इस रिजल्ट की जो वैल्यू होती है नीचे वाले की 1+1 बाय n की पावर n, वो होती है e, और ऊपर तो 1 की पावर n है, 1 ही आएगा, कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, यानी कि दिस मीन्स 1/e आ गया ये। अब जो e की वैल्यू है वो आपको पता होगा कि e है जो एक्सपोनेंशियल, यानी कि वो 2 से 3 के बीच में लाई करती है, तो 1/2 के बीच में या 3 के बीच में कोई वैल्यू लोगे तो दिस मीन्स जो ये रिजल्ट है वो लेस देन क्या आएगा 1 आएगा भाई। और ये कोची की जो फर्स्ट थ्योरम का रिजल्ट है उससे मिलता जुलता रिजल्ट है कि अगर
इस पे फोकस करना आपने। n टेंड्स टू इनफाइनाइट an प्लस 1 अपॉन an की लिमिट जो भी मान लिया l आ रही है, अगर वो लेस देन 1 है देन जो लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट an होगी वो कन्वर्ट करेगी 0 को। तो इस रिजल्ट पे आपने फोकस करना है। ये एक्सरसाइज के इंट्रोडक्शन में बेसिक थ्योरम्स के अंदर भी गिवन है, तो वहाँ से भी आप देख सकते हो। अब ये जो वैल्यू है लेस देन 1 आई है, दिस मीन्स यहाँ से हम क्या कह सकते हैं कि लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट कि जो an था हमारा वो किसके इक्वल होगा, 0 के इक्वल होगा। तो यही हमने प्रूव करना था। an भी हमने क्या लिया था, यही लिया था। अब जो इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 है, 7th डिटो सेम क्वेश्चन है भी इसी टाइप का भी। ऐसे ही आपने an प्लस 1 लगा के ये जो भी है ये लिमिट वहाँ भी 1 से छोटी आएगी और उसके बाद an कन्वर्ट करेगा 0 को। तो 7th क्वेश्चन आपने खुद से ट्राई करना है अभी। उसके बाद नेक्स्ट हम सोल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 और क्वेश्चन नंबर 10। अब क्वेश्चन नंबर 9 की स्टेटमेंट है इफ an डाइवर्स टू प्लस इन्फिनिटी और bn है वो ग्रेटर देन इक्वल टू an है फॉर ऑल n, सभी n के लिए, ध्यान से समझना इसको, सो दैट जो bn है वो भी डाइवर्स करेगी प्लस इन्फिनिटी को। क्लियर? तो यहाँ पे हेयर जो an है डाइवर्स टू प्लस इन्फिनिटी, ठीक है ना, देन फॉर एनी रियल नंबर, कोई भी रियल नंबर ले लेते हैं, लेट अस सपोज p ले लेते हैं, ठीक है ना, अगर वो डाइवर्ज करती है प्लस इन्फिनिटी को तो किसी रियल नंबर p के लिए जो an है वो ग्रेटर देन इक्वल टू होगा p के लिए फॉर n ग्रेटर देन इक्वल टू m। यानी कि अगर वो प्लस इन्फिनिटी को डाइवर्ज कर रही है, यानी कि उसकी टर्म जैसे जैसे आगे बढ़ते जा रहे हैं वो प्लस इन्फिनिटी की तरफ जा रही है, तो उसकी कुछ तो टर्म ऐसी होगी कि जो किसी रियल नंबर p से बड़ी होगी, यानी कि फॉर n ग्रेटर देन इक्वल टू m, यानी कि उस सीक्वेंस की कुछ टर्म तो ऐसी होंगी जो इस p से क्या होंगी, बड़ी होंगी। बट यहाँ पे क्या गिवन है कि जो bn है वो ग्रेटर देन इक्वल है an से फॉर ऑल n, ठीक है ना, सभी n के लिए। तो bn की हर एक टर्म an की हर एक टर्म से क्या है, बड़ी है। तो दिस इंप्लाइज, यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं कि जो bn की टर्म है वो ग्रेटर देन इक्वल होगी p से फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल टू m के लिए। तो दिस मीन्स इसका अर्थ क्या हुआ, हैंस जो bn है वो क्या करेगी भी, ऑल्सो डाइवर्स टू इन्फिनिटी, ठीक है ना। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन था कि अगर an की कुछ टर्म्स ऐसी हैं जो किसी रियल नंबर p से बड़ी चलती जा रही है, यानी कि इनफाइनाइट की तरफ हो जा रही है। अब p यहाँ पे कोई भी वैल्यू हो सकती है, मैंने रियल नंबर लिखा है, ये नहीं बताया भी p की वैल्यू ये होगी, फिक्स नहीं है वो, क्योंकि ना हमें an का पता है ना bn का पता है। यानी कि अगर वो इन्फिनिटी की तरफ जा रही है और p हमने कोई रियल नंबर लिया है जो एग्जिस्ट करता है, तो p से तो जरूर बड़ी होंगी कुछ टर्म, है कि नहीं। और अगर an की ही कुछ टर्म p से बड़ी है, और p कोई भी रियल नंबर ले सकते हो बड़े से बड़ा, है कि नहीं, ये लार्जेस्ट जितना मर्जी आप बड़ा ले लो, ठीक है ना, बड़े से बड़ा। तो जो bn है उसकी तो सारी टर्म an से भी बड़ी है, तो दिस मीन्स p से तो ऑटोमेटिक बड़ा हो गया। अगर वो इस बड़े से बड़े रियल नंबर से भी बड़ा है कुछ टर्म्स bn की, तो इसका जो मीनिंग है वो क्या हुआ कि जो bn है वो भी डाइवर्ज करेगा प्लस इन्फिनिटी को। तो ये सिंपल सा हो गया। 10th जस्ट इसका अपोजिट है, यहाँ पे जो लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट an है वो डाइवर्ज करती है माइनस इन्फिनिटी को, यानी कि अब नेगेटिव साइड की बात हो रही है, नीचे की तरफ आ रहा है भी। ये जो जैसे जैसे आप n को इनफाइनाइट रखोगे तो दिस मीन्स सबसे छोटी वैल्यू माइनस इनफाइनाइट आ जाएगी उस सीक्वेंस की। और यहाँ पे अगर ऐसा है देन फॉर एनी रियल नंबर यहाँ पे k ले लेते हैं, वहाँ पे p लिया था, यहाँ k ले लेते हैं, ठीक है ना। अगर an लास्ट में यानी कि माइनस इन्फिनिटी तक जा रहा है, ध्यान से समझना, माइनस इन्फिनिटी तक जा रहा है, तो जो an की वैल्यू है तो लेस देन इक्वल होगी k से फॉर n ग्रेटर देन इक्वल टू m।
बी के कोई भी रियल नंबर हो सकता है, मैंने ना ये बोला है कि ये पॉजिटिव है ना ये बोला नेगेटिव है। बी जो ए एन सीक्वेंस है वो माइनस इन्फिनिटी तक जा रही है, इसको ऐसे समझो कि ये ए एन नंबर लाइन है, ये 0 यहाँ माइनस इन्फिनिटी है। बी ए एन की कुछ टर्म्स ऐसी हैं ये जैसे माइनस इन्फिनिटी को अप्रोच कर रही है कि यहाँ पे मान लिया कोई पी है, चलो के लिया है तो यहाँ के लिख लेते हैं। भी कुछ टर्म तो ऐसी हैं जो के से भी छोटी है क्योंकि माइनस इन्फिनिटी तक जा रही है, और के कोई रियल नंबर लिया, बड़े से बड़ा छोटे से छोटा जो भी आप ले सकते हो, इसमें छोटा लेना है इसमें बड़ा लेना है। तो दिस मीन्स कुछ टर्म ऐसी हैं जो इस के से छोटी है। क्लियर। अब यहाँ से देखिए, बट जो बी एन है वो ऑलरेडी लेस देन दे रखा है ए एन से फॉर ऑल एन, सभी एन के लिए, और बी एन एक दूसरी सीक्वेंस है जिसकी सारी टर्म ऑलरेडी ए एन से छोटी है कि नहीं। तो दिस इंप्लाइज, यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं कि जो बी एन है वो लेस देन इक्वल टू रहेगा के से फॉर ऑल एन ग्रेटर देन इक्वल टू एम से। क्लियर। यानी कि बी एन सीक्वेंस की भी कुछ टर्म ऐसी होंगी जो इस के से क्या होंगी, छोटी, क्योंकि देखो ए एन की टर्म यहाँ पे है के से छोटी है, और बी एन तो उससे भी छोटा है, तो वो भी तो जरूर यहाँ एग्जिस्ट करेगी। तो यहाँ हम लास्ट में क्या लिख सकते हैं, हैंस अगर बी एन की कुछ टर्म्स इस बिल्कुल के से छोटी हो गई है तो हम क्या लिखेंगे, हैंस बी एन डाइवर्ज टू माइनस इन्फिनिटी। तो इस तरीके से बी एन भी क्या है, डाइवर्ज करेगा माइनस इन्फिनिटी को। तो ये बड़े सिंपल से क्वेश्चन थे। तो डियर स्टूडेंट्स, अभी मैंने क्वेश्चन 10 सोल्व करवाया है। जो आपका लास्ट क्वेश्चन रहता है क्वेश्चन नंबर 11, इसको आप खुद से सोल्व करोगे, ठीक है ना। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है, इतना मुश्किल नहीं है। अगर ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ चुकी हैं तो इन सभी के कॉम्बिनेशन से वो सोल्व हो जाएगा। और उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 मैंने बताया था कि वो क्वेश्चन नंबर 6 के जैसा है। उसके बाद एक क्वेश्चन 8 आपके लिए छोड़ा है अभी। तो पूरे एक्सरसाइज में टोटल 11 सम थे, 3 तो ये कंप्लीट आपके लिए छोड़ दिए प्रैक्टिस के लिए कि यहाँ इस वीडियो से आपने क्या सीखा उसको परफॉर्म करके देखो। अगर बिल्कुल भी ये सोल्व नहीं होते तो एक बार आपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर लेना है अभी, वहाँ से आपको पीडीएफ मिल जाएगी इसकी, ठीक है ना, वहाँ से हेल्प हो जाएगी। लेकिन पीडीएफ देखने से पहले आपने एक बार सोल्व करके जरूर देखने हैं। और जो बाकी के क्वेश्चन थे स्टार्टिंग के, जिनके 4-5 पार्ट थे, मैंने 2 या 3 करवाए हैं, तो उनके जो बाकी वाले पार्ट हैं वो भी आप खुद से ट्राई करेंगे। तो ये आज की वीडियो के साथ ही आपकी जो एक्सरसाइज 2.2 है वो होती है कंप्लीट। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम नेक्स्ट एक्सरसाइज के बेसिक इंट्रोडक्शन के बारे में पढ़ेंगे। तब तक के लिए देखते रहिए डिफेक्टो क्लासेस।